नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, माँ बाप ऐसी हस्ती हैं जिनका कोई जगह नहीं ले सकता और इस बात का एहसास मुझे बहुत देर से हुआ। उस वक्त जब मेरे पापा इस दुनिया से चले गए, मेरी माँ तो बहुत अरसा पहले ही मर चुकी थी। पापा के जाने के बाद मैं बिल्कुल तन्हा रह गई। मेरे छोटे बहन भाई जरूर थे, लेकिन वो इस कदर छोटे थे कि उन्हें दुनिया की कोई समझ नहीं थी और मैं 14 साल की थी। मुझ पे जब छोटे बहन भाइयों की जिम्मेदारी पड़ी तो मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई। ऐसा कोई रिश्तेदार मेरे पास नहीं था जो मेरी मदद करता। हम जैसे अनाथ लोगों से तो हर कोई मुंह फेर लेता है। हमारे रिश्तेदारों ने भी यही किया। हर किसी ने हमसे नाता रिश्ता लोड लिया। अगर कोई रह गया तो वो पापा के दोस्त अनुज अंकल थे। वो दोस्त जो अक्सर ही हमारे घर आते थे और जिन्होंने पापा की बीमारी के दिनों में काफी मदद भी की थी। इसीलिए मैं उन्हें अपना हमदर्द समझती थी और बहुत ही नेक और परहेजगार भी। लेकिन यही मेरी गलतफहमी थी। हर वो आदमी जो नेकी का लिबास ओढ़े वो नेक हो, ये जरूरी नहीं है। कुछ लोग नेकी ये काम इसलिए करते हैं ताकि पीठ पीछे अपनी बदनीयती को पूरा कर सकें, और अनुज अंकल भी ऐसे ही लोगों में से हैं जिन्होंने मेरे अकेलापन का खूब फायदा उठाया। उन्हें पता था मेरे सर पे किसी बड़े का साया नहीं, इसलिए एक रात उन्होंने मेरे साथ वो किया जिसे सोचकर भी मैं कांप उठती हूँ। मुझ जैसी 14 साल की जवान होती हुई लड़की जिसे दुनिया के उच्च नीच की समझ ना हो, उसे अनुज अंकल जैसे इंसान पूरी तरह इस्तेमाल करता है। वो रात मेरी जिंदगी की बदतरीन रात थी। जब मैंने अनुज अंकल की बात मान ली थी और अपने बहन भाइयों का फ्यूचर बनाने के लिए और अपने घर के खर्चों को पूरा करने के लिए खुद को अनुज अंकल के हवाले कर दिया था। अनुज अंकल जैसे अधेड़ उम्र मर्द ने मुझे पूरी तरह रो रो के मेरा चेहरा सुर्ख हो रहा था। पापा के देहांत का ये चौथा दिन था। मुझे उनकी बहुत याद सता रही थी। साथ ही हालात की तरफ से भी मैं बहुत परेशान थी। फिर जब रो रो कर मेरा दिल हल्का हुआ तो फिर मैंने अपने आंसू पोंछे तो मुझे एहसास हुआ कि अनुज अंकल मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देख रहे थे। उनकी निगाहों की तपिश मैं अपने शरीर के आर पार होती हुई महसूस कर सकती थी। मैंने घबरा के अपना दुपट्टा ठीक करके अपने सर पे जमाया और उनकी नजरों से नजरें चुराई थी। वो एकदम ही अपने सोफे से उठ के आए और मेरे बराबर में बैठ गए। मेरे हाथ पांव एकदम ही ठंडे पड़ गए क्योंकि वो मेरे नजदीक आ चुके थे। फिर उन्होंने बहुत धीरे से मेरे सर पर हाथ रखा। कहने लगे, क्यों परेशान होती हो रोशनी, तुम तन्हा थोड़ी हो। माना कि तुम्हारा बाप इस दुनिया से चला गया है, लेकिन मैं हूँ ना। मेरे और करीब होके झुकते हुए उन्होंने मेरे गालों को पकड़कर मेरे मुंह को अपनी तरफ किया था और मेरी आंखों में आंखें डालकर कह रहे थे कि मैं तुम्हारी सारी परेशानियां दूर कर दूंगा, तुम बस इस तरह आंसू ना बहाओ। इतनी खूबसूरत आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। अनुज अंकल के लहजे में जो कुछ था वो मैं अच्छी तरह महसूस कर सकती थी। वैसे तो मैं 14 साल की ही थी, लेकिन इस उम्र में भी लड़कियां अक्सर मर्दों की नियत और नजरों को भांप जाती हैं। खासकर मुझ जैसी लड़कियां जिन्होंने जमाने के बहुत उतार चढ़ाव देखे हों। मुझे भी अंदाजा हो रहा था कि अनुज अंकल की नियत में कैसा फतूर है। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को थोड़ा सा पीछे किया, झिझकते हुए कहा, जी अंकल, मुझे मालूम है आप पापा के बहुत अच्छे दोस्त थे और अब पापा के गुजर जाने के बाद आप हमारा ख्याल रखेंगे। अनुज अंकल ने एकदम ही मेरा हाथ पकड़ लिया। कहने लगे, हाँ क्यों नहीं रोशनी, मैं तुम लोगों को बिल्कुल अपना समझता हूँ। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो बिना झिझक कह देना। आंधी रात को भी दौड़ा चलाऊंगा। वो मेरे और नजदीक आ गए थे।
मैं जितना पीछे हट रही थी वो उतना मेरे करीब हो रहे थे और अब तो मैं बिल्कुल सोफे के आखिरी कोने से जा लगी थी और वो मेरी परेशान शक्ल को महसूस कर रहे थे। फिर अनुज अंकल ने अपनी जेब में से कुछ पैसे निकाल के मेरे सामने किया। कहने लगे, जरूरत का जो भी सामान हो तुम खरीद लाना, बाकी का मैं खुद लाके तुम्हें दूंगा। मैंने नजरें चुराते हुए उनका शुक्रिया अदा किया। ये पैसे उस वक्त मेरे लिए बहुत जरूरी थे, वरना शायद जिस अंदाज में वो मुझसे बात कर रहे थे मैं कभी उनसे ये रकम ना लेती। धीरे से अनुज अंकल ने मेरे गाल पर हाथ फेरा, फिर कहने लगे, चलो गुड़िया अब मैं रात को आऊंगा, तुम अपना और बहन भाइयों का ख्याल रखना। मैंने एकदम घबरा के पूछा, आप रात को क्यों आएंगे? मेरे सवाल पे वो हैरान नजरों से मुझे देखते हुए कहने लगे, क्यों मेरा आना तुम्हें अच्छा नहीं लगता? कुछ खाने पीने का सामान लाके दूंगा और क्यों आऊंगा। वो एकदम ही नरमी और प्यार से मुस्कुराते हुए कहने लगे। मैंने नजरें चुराते हुए कहा, जी अच्छा ठीक है। अनुज अंकल वो चले गए और मैंने एक सुकून का सांस लिया। सोफे से टेक लगाकर चंद आंसू बहा दिए थे। वक्त की सितम थी कि मुझे उस मर्द का यह रवैया झेलना पड़ रहा था। अगर कोई और वक्त होता तो मैं इस हरकत पर अनुज अंकल को धक्के देकर घर से बाहर निकाल देती, लेकिन मेरी मजबूरी थी, उनका एहसान लेना जरूरी हो गया था। 4 दिन पहले मेरे बाप का साया अचानक ही मेरे सर से उठ गया था। माँ तो पहले ही नहीं थी, छोटे छोटे 4 बहन भाई थे जिनकी जिम्मेदारी मेरे सर पे आ गई थी। मुझे खुद भी कुछ नहीं आता था। मैं 9वीं क्लास में तो थी। अचानक ही सब कुछ इतनी तेजी से बदला के मैं खुद भी ना संभल पाई। पापा का 16वां हो गया और फिर उसके बाद बाकी के लोग अपनी जिंदगियों में बिजी हो गए। ददिहाल में से किसी ने हमें पलट के ना पूछा। माँ के मरने के बाद तो ननिहाल वैसे ही खत्म हो चुका था। एक इकलौते अनुज अंकल थे जो सुबह शाम हमारे घर के फेरे काट रहे थे। कभी खाना लेके आते हैं, कभी पैसे दे के जाते हैं, लेकिन मुझे अभी तक ये नहीं मालूम था कि उनकी इस मेहरबानी के पीछे क्या वजह है। और आज जब वो पैसे देने के लिए आए तो जिस तरह से उन्होंने मेरे करीब आकर मुझसे बात की थी, मुझे उनकी मेहरबानी की वजह भी अच्छी तरह समझ आ गई थी। और अब यही सोचकर मैं कांप रही थी कि आगे हमारा क्या होगा। मैंने तो सोचा था कि अनुज अंकल पापा के बहुत पुराने दोस्त हैं, शायद इसी नाते से वो हमारी मदद कर रहे हैं, लेकिन मुझे इस बात को समझने में वक्त ना लगा। क्या आजकल कोई भी बिना मतलब किसी की मदद नहीं करता? मैं सोफे पर ही बैठी थी कि मेरी छोटी बहन जो 9 साल की थी दौड़ते हुए मेरे पास चली गई। दीदी खाना दे दो, भूख लगी है। वो रोते हुए खाना मांगने लगी थी। अनुज अंकल का लाया हुआ खाना ही फ्रिज में रखा था। मैंने उसे गर्म करके खाना खिलाया। एक छोटी बहन और 2 भाई और थे, उन्हें भी खाना दिया, चारों को सुला दिया, लेकिन खुद परेशानी के हालत में जागती रही। आगे क्या होगा? घर का गुजारा कैसे चलेगा? माँ बाप के बगैर मैं किस तरह रहूंगी? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं अपने बाप को याद करके रोने लगी, जो बहुत शरीफ और मोहब्बत करने वाले थे। मैं तो हमेशा अपने पापा से झगड़ा करती थी कि वो हमारा ख्याल नहीं रखते, हमारी जरूरतें पूरी नहीं करते। दरअसल मम्मी के बिछड़ जाने का गम मुझे अंदर ही अंदर खाता था और अपनी एहसास है कमतरी को मैं हमेशा पापा से लड़ झगड़ के निकाला करती थी। लेकिन आज पापा के गुजर जाने के बाद मुझे एहसास हुआ था कि पापा ही तो सब कुछ थे। एक वो ही तो थे जो हमारा ख्याल भी रखते थे, हमारी हर जरूरत को हमारे मुंह से निकलने से पहले पूरा भी कर दिया करते थे। पापा ने घर और नौकरी दोनों को इस तरह संभालना था कि हमें कभी किसी चीज की परेशानी नहीं हुई थी। मैं सुबह सोकर उठती तो मुझे अपने और अपने बहन भाइयों के यूनिफॉर्म भी इस्त्री मिलते। पापा रात को मशीन भी लगाते थे,
कपड़े भी धोते थे, यूनिफॉर्म भी इस्त्री करके रखते थे, खाना पका के हमारे लिए फ्रिज में रख दिया करते थे, फिर अपनी नौकरी पे भी जाते थे। पापा ने माँ और बाप दोनों का रिश्ता निभाया था, लेकिन जब तक पापा जिंदा थे मैं इस बात को समझ ही नहीं पाई। ना मुझे पापा की मेहनत नजर आती थी, ना उनका प्यार। कुछ रिश्तों की अहमियत का एहसास उनके बिछड़ जाने के बाद होता है। मुझे भी आज एहसास हो रहा था कि पापा हमारे लिए कितनी जरूरी थे। ऐसे ही शाम हो गई, बहन भाई सो के उठे तो मैंने उन्हें स्कूल का काम करवाया। मैं चाहती थी कि उनकी पढ़ाई में कोई रुकावट ना आए, वो आगे बढ़ते रहे, घर का खर्चा भी चलता रहे और उसके लिए मुझे ही कुछ ना कुछ करना था। मैं अपने दिमाग में सोच रही थी कि ऐसा क्या काम मैं कर सकती हूँ कि जिसके साथ साथ मैं अपनी पढ़ाई भी कर सकूं और अपने घर का खर्चा भी चला सकूं। लेकिन ऐसा कुछ भी मुझे समझ नहीं आ रहा था। बहन भाइयों को होमवर्क करवाने के बाद मैंने रात का खाना खिलाया, फिर सुला दिया क्योंकि सुबह जल्दी उठ के स्कूल भेजना था उनको। उन्हें सोए कुछ ही देर गुजरी थी कि घर का दरवाजा बजने लगा। मैंने जल्दी से जाके दरवाजा खोला। अनुज अंकल हमारे घर चले आए। उनको देख के मुझे कुछ अजीब सा खौफ महसूस हुआ था। शायद जो कुछ दोपहर में मैंने महसूस किया था उसकी वजह से अब उनका रात के इस पहर हमारे घर आना मुझे परेशान कर रहा था। लेकिन मैं उन्हें घर के अंदर आने से नहीं रोक सकती थी क्योंकि वो पापा की जिंदगी से हमारे घर में इसी तरह आ रहे थे। उनके हाथ में कुछ फ्रूट्स थे और कुछ और भी थैले थे। उन्होंने वो थैले मेरे सामने रखे, कहने लगे, कब से देख रहा हूँ रोशनी, तुम इन्हीं कपड़ों में घूम रही हो, इसलिए मैंने सोचा तुम लोगों के लिए कुछ कपड़े ले आओ, मैं शॉपिंग कर के आया हूँ। उन्होंने एक के बाद एक थैला खोलना शुरू किए। मेरे छोटे बहन भाइयों के काफी अच्छे कपड़े वो लेके आए थे। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने सबसे आखिरी थैला खोला तो मेरे होश ठिकाने आ गए। वो उन कपड़ों को फैलाते हुए कहने लगे, ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, तुम इतनी प्यारी और खूबसूरत हो, पता नहीं किस तरह के कपड़े पहनती हो, ये कपड़े तुम पे बिल्कुल नहीं जचते हैं। अनुज अंकल ने मेरे कपड़ों की बुराड़ की थी और उन कपड़ों को मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहने लगे, जा ये पहन क्या दिखाओ, तुम कैसी लग रही हो। मैंने कांपते हाथों से उन कपड़ों को पकड़ा था। वो एक छोटी सी शर्ट थी, उसके साथ ढीला ढाला सा ट्राउजर शर्ट इतनी छोटी थी कि मैं हाथ उठाती तो शायद मेरी कमर नजर आने लगती। शायद वो बहुत ही ज्यादा टाइट भी थी और गला भी बहुत गहरा था। वो बिल्कुल इस तरह के कपड़े थे जैसे कोई मॉडल वगैरह पहनती है। इसीलिए मैंने घबरा के पूछा कि ये कपड़े आप मेरे लिए लाए हैं। वो कहने लगे, हाँ, आजकल ऐसे ही कपड़े चल रहे हैं, पता नहीं तुम कैसे इतने ढीले ढाले कपड़े पहनती हो। मैं शहर की सबसे बड़ी मार्केट से ये बहुत महंगे कपड़े लाया हूँ, तुम पे बहुत जचेंगे, तुम्हारे कपड़े मुझे ओल्ड फैशन लगते हैं। तुम इतनी खूबसूरत हो लेकिन फिर भी तुम्हें कपड़े पहनने का ढंग नहीं है। ऊपर से ये गज भर के दुपट्टे लपेट लेती हो, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। जाओ ये पहन के आओ। मैंने इनकार में सर हिलाया। मैंने कहा मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती। मेरी बात सुनकर अनुज अंकल ने अजीब नजरों से मुझे देखा, कहने लगे, जाओ और पहन कर आओ। उनके लहजे में एक हुक्म था। मैं घबरा के खड़ी हो गई। मैंने जैसे ही वॉशरूम में जाकर वो कपड़े पहने तो आईने में खुद को देख के मैंने शर्म से नजरें चुरा ली। मेरी सुनहरी रंगत और खूबसूरत शरीर उस कपड़े में पूरी तरह गजब ढा रहा था। उस लिबास के तो बाजू भी नहीं थे, मेरे बाजू भी पूरी तरह नजर आ रहे थे। मैंने जल्दी से अपना दुपट्टा पूरी तरह सर से ओढ़ा के अपने चारों तरफ फैलाया और अनुज अंकल के सामने चली गई। मुझे देख के वो मुस्कुराए।
फिर कहने लगे, ये दुपट्टा क्यों ओढ़ लिया? ऐसे कपड़ों पे दुपट्टा कौन पहनता है? उन्होंने एकदम ही मेरा दुपट्टा खींच के दूर फेंका और सर से पांव तक गहरी निगाहों से मेरा जायजा लेते हुए मेरे इर्द गिर्द घूमने लगे। फिर खुद ही मेरे बालों का जूड़ा खोल दिया। मेरे लंबे बाल बिखरते चले गए और उनकी आंखों में एक चमक आ गई थी। वो एकदम मेरे नजदीक आ गए, मेरे दोनों बाजुओं से मुझे पकड़ा और मेरी आंखों में आंखें डाल के कहने लगे, तुम तो कुछ ज्यादा ही खूबसूरत और हसीन हो। मुझे आज तक अंदाजा नहीं हो सका था कि सतीश ने हीरे जैसी बेटी पाई है। उसे तो ना तुम्हारी कदर थी, ना उसने कभी तुम्हें बताया कि तुम कितनी प्यारी हो, लेकिन मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम कितनी जवान और हसीन हो। ये कह के अनुज अंकल ने मुझ पर दबाव डाला और सोफे पे बिठा दिया। मैं बस शर्मिंदगी से नजरें चुराती अपनी उंगलियों को मरोड़ रही थी। अनुज अंकल ने मेरे लबों पे अपनी उंगली फेरी, कहने लगे, तुम्हें पता है ना, तुम्हारे सर पे अब बाप का साया नहीं है, तुम्हारी जिंदगी कितनी मुश्किल है। लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं सारी जिंदगी के लिए तुम्हारा और तुम्हारे बहन भाइयों का खर्चा उठा सकता हूँ, तुम्हारी जिंदगी की हर कमी को दूर कर सकता हूँ। ये कहते हुए उन्होंने धीरे से अपनी उंगलियों को मेरे शरीर पर हरकत देनी शुरू की और मेरे तन बदन में आग लग गई। मैंने घबराकर उनकी तरफ देखा, थोड़ा सा पीछे खिसकी, लेकिन अनुज दंगल कहने लगे, देखो रोशनी, अगर अच्छी जिंदगी चाहती हो, अपने बहन भाइयों को एजुकेशन दिलवाना चाहती हो, तो तुम्हें वो ही करना होगा जो मैं चाहता हूँ। फिर मैं तुम्हारा सारा खर्चा खुद उठाऊंगा, तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगा। बहन भाइयों के फ्यूचर का सोच के मैंने उनकी आंखों में आंखें डाली थी। क्या आप सच कह रहे हैं? आप मेरे बहन भाइयों को अच्छी एजुकेशन दिलवाएंगे? अनुज अंकल ने हाँ में सर हिलाते हुए मेरी उस छोटी सी शर्ट के बटन को छेड़ा। मेरा सांस ऊपर से नीचे हुआ, शर्म से मैं चूर चूर हो रही थी। अनुज अंकल मेरे और करीब होके कहने लगे, मैं तुम्हें 2 दिन का वक्त देता हूँ, अच्छी तरह सोच लो, मेरी बात मानोगी या फिर अपनी मर्जी करोगी? अनुज अंकल ने मुस्कुराते हुए मुझे देखा था और घर से निकल के चले गए थे। मेरा हाल बहुत ही बुरा था, मेरा सारा वजूद पसीने से शराबोर हो गया था। मैंने उठ के जल्दी से वो कपड़ा बदल लिया और अपने बहन भाइयों के पास पहुँच गई। मेरा बहन भाई गहरी नींद सो रहे थे। अगली सुबह मैंने उन्हें उठा के स्कूल तैयार करके भेज दिया, लेकिन मेरे पास उन्हें दोपहर को खिलाने के लिए कुछ नहीं था। अनुज अंकल जो पैसे दे के गए थे उससे मैंने बिजली के बिल अदा कर दिए थे। खाना वो खुद लेके आए थे, लेकिन दोपहर को वो खाना नहीं लाया। मुझे अपने बहन भाइयों को भूखा रखना पड़ा। जब शाम को भी खाने को कुछ अरेंज नहीं हुआ तो मैंने परेशान होके ना चाहते हुए भी अनुज अंकल को फोन कर दिया। वो कहने लगे, खाना तो मैं ले आऊंगा, लेकिन तुम बताओ, क्या तुम्हें मेरी शर्त मंजूर है? क्या तुम मेरे साथ हो? मैंने मजबूरन हाँ कह दिया था, क्योंकि छोटे बहन भाइयों का भूख से बुरा हाल था। अनुज अंकल थोड़ी देर बाद खाना लेकर आ गए, फिर जाते हुए कहने लगे, रात को वही कपड़ा पहन के तैयार रहना। उनकी बात सुनकर मैं बस खामोश हो गई थी। फिर अनुज अंकल रात को दोबारा वापस आ गए। उनके आने से पहले मैं तैयार हो चुकी थी, लेकिन मेरा दिल राजी नहीं हो रहा था। वो आते ही मेरे नजदीक आ गए। मैंने अपनी मुट्ठियां बांधी, अपनी आंखें बंद कर ली। मैं उन्हें रोकना चाहती थी, उनकी कुर्बत मुझे झुलसा रही थी। मैं इस तरह अपना शरीर उनके हवाले नहीं कर सकती थी, लेकिन बहन भाइयों के फ्यूचर ने मुझे मजबूर किया था कि मैं अनुज अंकल की मनमानी को बर्दाश्त करूं। फिर धीरे से उन्होंने मुझे अपने बाजुओं में उठाया और मेरे पापा के बेडरूम में ले गए और बिस्तर पर लिटा के कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। मेरे पास आकर बैठे,
कहने लगे आज से तुम्हारी हर जिम्मेदारी मेरी है, बस तुम सिर्फ मेरी हो जाओ। अचानक मेरे अंदर ये एहसास जागा कि ये सब गलत है। मैंने घबरा के कहा मैं ये सब नहीं कर सकती अनुज अंकल। वो कहने लगे एक रात की बात है, दोबारा तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, ना ही खुद से तुम्हारे पास आऊंगा। मैंने धीरे से पूछा बस एक रात? उन्होंने हाँ में सर हिलाया और मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, बिल्कुल वैसे जैसे बिल्ली को देख के कबूतर आंखें बंद कर लेता है। और फिर अनुज अंकल की मनमानियां धीरे धीरे बढ़ती चली गई। वो अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने लगे और मैंने अपनी सांसों को रोक लिया। कुछ ही देर में मैं पूरी तरह उनके हवाले हो चुकी थी। धीरे धीरे रात बीत रही थी और फिर जब सुबह हुई तो मुझे एहसास हुआ कि मैं सब कुछ गवा चुकी हूँ। मेरे शरीर में इतना तेज दर्द था कि मेरे लिए खड़ा होना मुश्किल हो रहा था। मैंने ये सोच के सब कुछ बर्दाश्त कर लिया कि बस एक रात की बात थी। अब वो मेरा और मेरे बहन भाइयों का खर्चा उठा लेंगे। लेकिन अगली रात मेरे होश उड़ गए जब अनुज अंकल अपने साथ एक और आदमी को लेके आए। मुझे कहने लगे कि मुझे उसके साथ रात गुजारनी होगी। यह सुनकर मेरे आवाज पूरी तरह बंद हो गया। मैंने इनकार में सर हिलाया। मैंने कहा ये आप क्या कह रहे हैं? तो अनुज अंकल ने मेरे सामने अपना मोबाइल फोन निकाल दिया जिसमें मेरी नंगा तस्वीर मौजूद थी, जिसे देख के मेरे होश उड़ गए। वो कहने लगे अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो सारे मोहल्ले में ये तस्वीरें बांट दूंगा। फिर तुम और तुम्हारे बहन भाई किसी को इस मोहल्ले में रहने की जगह नहीं मिलेंगे। पास पड़ोसी खुद पत्थर बरसा के तुम्हें यहाँ से निकालेंगे। अनुज अंकल की बात सुन के तो मैं खुद ही पथरा गई थी। फिर जबरदस्ती उन्होंने मेरे साथ कमरे में उस आदमी को भेज दिया। अनुज अंकल ने बहुत भारी कीमत मेरी वसूल की थी। आधे पैसे मुझे देके आधे खुद रख लिए थे और फिर मेरे कानों में पापा की आवाज गूंजी, बेटा चाहे कोई मेरा दोस्त हो या कोई गैर मर्द, कभी किसी के सामने ना आना। पापा अक्सर यही बात कहा करते थे। अनुज अंकल के सामने भी मैं बहुत कम आती थी, जबकि पापा के सामने वो बहुत अच्छे और नेक बनते थे। मैंने भी उनका नेक रूप ही देखा था, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि वो अंदर से इस कदर बदनीयत और बदतरीन आदमी होंगे। उसके बाद ये खेल शुरू हो गया। वो हमें खाने को सामान लाके देते, फिर साथ ही रात को एक मर्द को ले आते, उसे पैसे वसूल करते। मैं इस कदर मुसीबत और परेशानी में थी कि किसी से कुछ कह भी नहीं सकती थी। वैसे भी पापा के मरने के बाद हमारे खानदान वालों ने हमें पलट के आज तक नहीं पूछा था, तो फिर मैं किससे शिकायत करती? आस पड़ोस वाले भी बिल्कुल अनजान थे। उन्हें भी इस बात की परवाह नहीं थी कि हम अनाथ बहन भाई किस तरह गुजारा कर रहे होंगे। फिर एक दिन जब मेरे सब्र की हद पार हुई तो मैंने रोते हुए अपने टीचर से वो सब कुछ कह दिया जो शायद मैं किसी से कहने का सोच भी नहीं सकती थी। वो मेरे मैथ के टीचर थे जो बहुत ही ज्यादा नेक और परहेजगार आदमी थे। पापा के मरने के बाद कई बार उन्होंने बहुत मोहब्बत से मुझसे मेरे घर के हालात पूछे थे, मेरी मदद करने की भी कोशिश की थी। लेकिन अनुज अंकल की वजह से मैंने उनसे कभी मदद नहीं ली थी, क्योंकि मुझे गैर मर्दों से खौफ आता था। लेकिन अब जब मेरे पास लुटाने को कुछ नहीं था तो मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। मेरी बात सुन के वो हक्का बक्का रह गए। फिर कहने लगे तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उन्होंने अनुज अंकल के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवाई और जल्द ही उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई। अनुज अंकल को गिरफ्तार कर लिया गया। मैं 14 साल की नाबालिग बच्ची थी। मेरे साथ जो कुछ उन्होंने किया था वो ज्यादती की कसे में दर्ज किया गया था। उनके खिलाफ मेरे टीचर ने ही मुकदमा लड़ना शुरू किया।
साथ ही साथ उन्होंने न सिर्फ मेरी मदद की बल्कि पास पड़ोसियों को भी ये एहसास दिलाया कि सभी को अनाथ बच्चों का ख्याल करना चाहिए था। पड़ोसियों को जब पता चला कि मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया गया है तो वह सब खुद शर्मिंदा हो गए। फिर सबने हमारा ख्याल रखना शुरू कर दिया, लेकिन मैंने 6 महीने तक अनुज अंकल और उनके दोस्तों की ज्यादतियों को बर्दाश्त किया था और ये वो पल थे जिन्हें मैं चाह के भी नहीं भुला सकती। इतनी कयामत गुजर जाने के बाद मुझे ये एहसास अच्छी तरह हो गया था कि हम अपने माँ बाप की जिंदगी में उनका एहसास नहीं करते। उनकी कद्र और कीमत का अंदाजा हमें नहीं होता और जब वो गुजर जाते हैं तो हमें एहसास होता है कि हमारे सिर से कितना बड़ा साया हट गया। जब तक मेरे वाले जिंदा थे तब तक मैंने भी उनकी कदर नहीं की थी। माँ के ना होने की वजह से मेरे अंदर जो अकेलापन थी उसका सारा गुस्सा मैं अपने बाप पे निकाली थी। अपने बाप को बुरा भला कहती थी कि वो हमारी ख्वाहिश पूरी नहीं करते हैं, वो हमारी जरूरियात को नजरअंदाज करते हैं। लेकिन अपने पापा के जाने के बाद मुझे समझ आया कि वो किस तरह दिन रात एक कर रहे थे। हमारी खुशियों को पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी आप को गिरवी रख दिया था और जब ये एहसास हुआ तब मेरे पापा नहीं रहे। आज मैं अपने मरे हुए बाप के लिए बहुत प्रार्थना करती हूँ और उनसे माफी मांगती हूँ क्योंकि मैंने उनका बहुत दिल दुखाया था। काश कि मैं अपने पापा का दिल ना दुखती बल्कि उनकी कदर करती तो आज ये पछतावा मेरे दिल में ना होता। मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगी कि अपने माँ बाप की कदर करें जब तक वो जिंदा है, उनकी खूब देखभाल करें क्योंकि ये पल दोबारा लौट के नहीं आते हैं। आज मैं लाख रो पीट लूं अपने माँ बाप को पुकारूं लेकिन वो लौटकर नहीं आएंगे। मैंने अपने बहन भाइयों के फ्यूचर के लिए अपनी आँखों में फिर से ख्वाब सजा लिए हैं। अब मैं अपने बहन भाइयों को पढ़ा लिखा कर किसी काबिल बनाना चाहती हूँ। तो दोस्तों यह थी हमारी आज की कहानी। आपको सुनकर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।